Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are continuing with our topic soil properties, and this is from chapter 9 soil of class 7th. In this, yesterday we had started the properties of soil, and today we are continuing with the remaining properties of the soil. तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, यानी सॉइल जो है वो पानी को सोख सकती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है वो उसके पोरस नेचर के कारण होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, स्पेस होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में। इस कारण से पानी आसानी से उसके अंदर चला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की सॉइल की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो सेम रहे, क्योंकि हर पार्टिकल डिफरेंट होता है हर सॉइल का। ठीक है, तो सैंड, क्ले और जो लोमी सॉइल यहाँ पर हमने देखी है, जिनके एग्जाम्पल्स और जिनके बारे में हमने जाना था, उन सभी को हम एक एक्टिविटी के द्वारा उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को समझ सकते हैं। तो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी, जिसके थ्रू जो परसेंटेज ऑफ वाटर है किसी भी टाइप ऑफ सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ये एक्टिविटी 4 यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा जो एक्टिविटी 4 है उसमें हम जानेंगे कि किसी भी तरह की सॉइल जो होती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्लेई एंड लोमी, वो कितना अमाउंट पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, वो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इस एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए उसमें 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स यानी मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, जिनके ऊपर मेजरमेंट मार्क होती है। ऐसे 3 सिलेंडर लेंगे, 3 ग्लास फनल लेंगे, कुपी जिसको कहते हैं, 3 फिल्टर पेपर लेंगे और 50 ग्राम डिफरेंट टाइप की सॉइल्स लेंगे। इनके अलावा जो फिज़िकल बैलेंस होता है मेजरिंग सिलेंडर, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए हमें 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स चाहिए और उनके ऊपर एक एक ग्लास की फनल रख देंगे। सेकेंड स्टेप में जो फिल्टर पेपर है उसको फोल्ड करके प्रॉपरली हमने इन ग्लास फनल्स के अंदर प्लेस करना है, उसको फोल्ड करके रखना है। थर्ड स्टेप में हम 50 ग्राम यानी 50 ग्राम की तीनों टाइप की सॉइल, जिसमें सैंडी, क्लेई और लोमी के सैंपल्स होंगे, उनको हमने बैलेंस पे यानी तराजू में माप कर पाउडर सॉइल को हमने फनल में डालना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में सेम वो जो नापी थी हमने मिट्टी, उनको फनल में ऐड करना है, डालना है। उसके बाद पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से अबाउट 50 ml, और इनमें हमने 50 ml पानी तीनों फनल्स में डालना है, और तीनों में हमने अलग अलग सैंपल्स मिट्टी के डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उस पानी को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि वो एक प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने लिया है। अगर गिरेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने एक एक जो सैंपल थे सॉइल के फनल में, उनमें ऐड करना है पानी को। फिर जब हम सारा पानी उसमें ऐड कर देते हैं तो थोड़े समय के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ताकि वो पानी उस मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाए। ठीक है, 7th स्टेप में हम पानी जो कि उन सिलेंडर में कलेक्ट हुआ है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से इस डायग्राम में मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, ये फनल होती है
जिसको हम कीप कहते हैं। ये कीप इस शेप की होती है, ऐसी, ठीक है। इस कीप में से हम पानी ऐड करते हैं और उससे पहले एक फ़िल्टर पेपर ऐड करके उसमें मिट्टी को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सभी सिलेंडर्स के ऊपर फ़नल में देखा। फ़िल्टर पेपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो मिट्टी है वो आपने देखा होगा पार्टिकल्स होते हैं, और वो यदि हम सीधा कूपी में डालेंगे तो वो नीचे सिलेंडर में चली जाएगी। उसको रोकने के लिए और पानी इजीली पास हो जाए उसमें से, इसलिए हम फ़िल्टर पेपर उसमें लगाते हैं। ये एक छलनी की तरह काम करता है फ़िल्टर पेपर। उसके बाद जब हमने देखा कि तीनों सिलेंडर्स में अलग अलग लेवल का पानी इकट्ठा हुआ है, ये देखिए सबसे ज़्यादा पानी फर्स्ट टाइप की मिट्टी जो है सैंडी सॉइल, उसमें इकट्ठा हुआ है। उसके बाद सेकंड लोमी सॉइल में, और सबसे कम क्लेई सॉइल में। इसका मतलब हुआ कि जो सैंडी सॉइल है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसमें एयर स्पेस ज़्यादा होती है, इस कारण से वो पानी को रोक नहीं सकती और सारा पानी नीचे चला जाता है। सेकंड टाइप में लोमी सॉइल होती है, इसमें कुछ 50-50% होता है, जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं छोटे और बड़े मिक्स, इस कारण से ये कुछ पानी को होल्ड कर सकती है, यानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट सिलेंडर था उससे कम पानी इसमें एब्जॉर्ब किया गया है, पर कम पानी इसकी सिलेंडर के बेस में इकट्ठा हुआ है। और सबसे कम, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है, उसके कण सबसे बारीक होते हैं, उसमें से पानी को पास होने में समय लगता है और वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको होल्ड करके रखती है। इस कारण से इस सिलेंडर में सबसे कम मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ है। तो ये तो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब आगे हम इसकी डिटेल जानेंगे। अब हम जो ऑब्जर्वेशन है उसको रीड करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है, वाटर स्टार्ट्स ड्रिपिंग फ्रॉम ईच फनल एंड गेट्स कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स केप्ट बिलो। यानी कि जो पानी हमने फनल्स में डाला जिसमें मिट्टी प्रेजेंट थी, और धीरे धीरे जब हम पानी डालते हैं तो वो बूंद बूंद करके नीचे सिलेंडर में इकट्ठा होता जाता है। सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि द मैक्सिमम वाटर कलेक्ट्स इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद फनल कंटेनिंग सैंडी सॉइल। Very little water collects in the graduated cylinder with the funnel containing clay soil। इसका मतलब जो सैंडी सॉइल थी उसमें सबसे अधिक पानी को नीचे जाने के लिए अलाउ किया, इसलिए सिलेंडर में सैंडी सॉइल के सिलेंडर में सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ, जबकि क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा रिटेनिंग पावर होती है। इस कारण से वो पानी को कम मात्रा में नीचे जाने देती है, वो ऊपर ही उसको रोक लेती है। इस कारण से क्लेई सॉइल में सबसे कम मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ सिलेंडर में। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो फाइनली हम इस एक्टिविटी से इस डिस्कशन पे पहुंचते हैं कि जो क्लेई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, यानी अपने अंदर समा लेती है, उसको नीचे पहुंचने नहीं देती। और इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो क्लेई सॉइल है उसके कण बहुत ही, यानी सबसे बारीक कण उसमें पाए जाते हैं, और यही एक दूसरे के बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसमें से पानी का नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो उस पानी को वहीं रोक लेती है। जबकि सैंडी सॉइल जो है उसमें एब्जॉर्बिंग पावर कम है, क्योंकि उसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो पानी को पकड़ के नहीं रख सकती। पानी उसके जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उनमें से निकलकर नीचे चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो सैंडी सॉइल है उसमें
सबसे ज़्यादा पानी को पास करने की क्षमता है, यानी होल्ड नहीं कर सकती है। सैंडी सॉइल पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है। लास्ट जो है कि जो लोमी सॉइल है उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एवरेज होती है, ना तो वो ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब होने देती और ना ही ज़्यादा उसको नीचे निकलने देती है। तो उसमें मीडियम पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो एवरेज हम उसको उसकी कैपेसिटी को कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि मिट्टी और फसलें। जैसा कि अलग तरह की सॉइल्स, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं वो सभी एक दूसरे से अलग होती हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। और इनका मेन फैक्टर जो होता है जिसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल इफ़ेक्ट होती है वो होती है चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। जो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, हर सॉइल एक दूसरे से अलग होती है, इस कारण उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो जो मेन फैक्टर होते हैं जिनके कारण सॉइल प्रोफाइल प्रभावित होती है वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक, टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। यानी इनके कारण ही जो सॉइल प्रोफाइल है वो प्रभावित होती है, उसमें चेंजेस आते हैं। विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और जो टाइप ऑफ सॉइल के स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनके कारण उस मिट्टी में उगने वाली जो वेजिटेशन है वो भी प्रभावित होती है। यानी जिस तरह की मिट्टी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी वो उसके अंदर मौजूद जो पेरेंट रॉक्स होते हैं या वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उस पर निर्भर करती है। यदि हम देखें क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए वो पानी को लॉग करके रखती है। और जो फसलें जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है जैसे कि चावल है, ठीक है, ये पानी में ही उगाई जाती हैं। इस तरह की फसलों के लिए जो क्लेई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। इसके अलावा जिस मिट्टी में पानी ड्रेन हो जाता है जैसे कि लोमी सॉइल, ठीक है, ऐसी मिट्टी जो है वो दालों के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है, जैसे कि मसूर की दाल। सैंडी और लोमी या लोमी सॉइल जो है उसमें काफ़ी एयर प्रेजेंट होती है जिसके कारण वाटर उसमें से आसानी से निकल जाता है। इसलिए ऐसी जो मिट्टी होती है वो कपास यानी कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको उगाने के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। क्लेई और लोमी सॉइल जब हम इकट्ठा लेते हैं तो उसमें गुड रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, वो पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो ऐसी जो मिट्टी होती है वो सीरियल्स के लिए जैसे कि गेहूँ, चने, इन सब के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है और उससे अच्छी पैदावार भी होती है। तो ये जो आपने देखा कि अलग अलग किस्म की फसलें अलग अलग तरह की मिट्टी में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उग सकती है, तो ये निर्भर करते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ के जो पेरेंट रॉक्स होते हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, उन चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। क्लियर? हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है केयर फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, उसका सही तरीके से उसकी केयरिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए जो सॉइल इरोजन है उसको हमें रोकना चाहिए। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब है जो
मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको हम सबसे फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल कहते हैं और जो फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है, यदि वो तेज़ हवा से या बहते पानी से रिमूव हो जाती है तो उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहा जाता है। जो प्लांट रूट्स होती हैं वो सॉइल के साथ अपनी पकड़ मजबूत करती है और जो मिट्टी बिना प्लांट्स के होती है वो लूज़ हो जाती है। इस कारण से वो हवा और पानी के बहाव से बहकर चली जाती है, इसलिए उसका जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है और वो इनफर्टाइल हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो मिट्टी है उसको बंजर होने से बचाएं। बंजर होना यानी उसमें फिर किसी भी तरह की वेजिटेशन प्लांट्स हम नहीं उगा सकते और वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट मानी जाती है। ठीक है, तो जो मेन कॉजेज़ हैं सॉइल इरोजन के, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स, हैवी रेनफॉल, इन सब चीज़ों को हमें रोकना होगा और हमें सॉइल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना होगा बाय प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। और इन चीज़ों को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करेंगे। इसलिए हमें जो सॉइल पोल्यूशन है उसको रोकना होगा, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन जब फैलता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को प्रभावित करता है और इसके कारण हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित होती है। जो सॉइल पोल्यूशन होता है जिन कारणों से, वो देखिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट की, यानी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना वेस्ट जब मिट्टी में ऐसे ही फेंक देती है तो उससे सॉइल पोल्यूशन फैलता है। इसलिए उन वेस्ट को फेंकने से पहले उनकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता है उसको भी हमें रोकना होगा। जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं उसका कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना होगा, ताकि कम से कम सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचे और हम अच्छी से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने एनवायरनमेंट की केयरफुली हम उसकी रक्षा करें और उसकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो बेटा इसी टॉपिक के साथ हमारा ये सॉइल चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तब तक के लिए हम यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।